resolution that National Assembly resolved to extend the following ordinances for a further period of 120 days. ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती जी, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायरेक्ट लाइन में खुशामदीद। जुम्मा हफ्ता इतवारी प्रोग्राम आप एक न्यूज़ पे देखते हैं अजमल जामी के साथ। हुकूमत बन गई और अब हाउस इन बिजनेस है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला बने KP के, और यहाँ लगा कि ये मुज़ाहमत की अलामत है, लेकिन ये मुज़ाहमत हमें मुफाहमत में बदलती दिखाई दी जब वो शहबाज शरीफ साहब से मिले। असद कैसर साहब ऑन द कॉन्ट्री, जो कि मुफाहमती रूप धारे हुए थे, वो अब मुज़ाहमत का रूप धार रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब जबकि ऑर्डिनेंस का इजरा हो रहा है ईवानों में, तो वहाँ वो इसके हक़ में वोट तो दे रहे हैं, लेकिन तनकीद भी कर रहे हैं। और अभी जुमा 4 दिन हुए हुकूमत संभाले शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने चेयरमैन इरसा की जो तयनाती थी उस पर भी तनकीद की और वज़ीर-ए-आज़म को ये फैसला वापस लेना पड़ गया। तो ऐसे में सिस्टम या गवर्नमेंट कैसे चलेगी इतने ज़्यादा दबाव के साथ। और बात करते हैं पंजाब की, तो यहाँ चौथा पंजाब असम्बली का इजलास था। मरीम नवाज़ बज़ाहिर मुतहरिक नज़र आ रही हैं, रमज़ान बाज़ार जा रही हैं, लोगों की दादरसी करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन PTI नाला है, ऑप्टिक्स की गेम उसे करार दे रहे हैं। उनके तवस्सुस से जो उनका हेलीकॉप्टर या मर्सिडीज़, उसके हवाले से खबरें आई, तो उस पर वो तनकीद कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब जब हेलीकॉप्टर खुद उड़ाते थे तो फवाद चौधरी साहब कहते थे 50 किलोमीटर फी लीटर ये चलता है। तो ये क्या कहानी है, क्या किस्सा है, क्या हकीकत है, इस पर भी बात होगी। और फिर IMF के ऑफिस के सामने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान शहबाज गिल की क़यादत में एहतजाज करें, क्या पैगाम ये दुनिया को दे रहे हैं। और तो और यहाँ यूरोपीय यूनियन को मुबैना ख़त लिखने का चर्चा भी हुआ। इत्तला मिली कि यह बात दुरुस्त नहीं है। आज गाज़ा के मामले के ऊपर जब ईवान में करारदाद कौमी असम्बली में गई तो गलतफहमी का शिकार हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना की आवाज़ उन्होंने निकाली। बाद में तस्दीक हुई कि ये गाज़ा के मुतासरीन के लिए थी। इसी तरह से आज पंजाब असम्बली में भी जब इजलास हुआ तो जो इस्लामोफोबिया पर UN की जानिब से 15 मार्च का दिन मनाने की बात थी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में, यानी इमरान खान साहब के हक़ में PTI ने एक तहरीक लाने की कोशिश की, तो उसे पंजाब असम्बली ने मुस्तरद किया। तो ये क्या हो रहा है, कैसे चलेगा ये सिस्टम अगर हम दुरुस्त बातों की निशानदेही नहीं होने देंगे? ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत कैसे चलेगी? और नून लीग को अपने ही इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की जानिब से इतनी अगर तनकीद का निशाना सुनना पड़ेगा तो कैसे सिस्टम चलेगा? PTI के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद इसलिए भी हो रही है कि असद कैसर साहब इस पार्लिमान को क्या रंग दे रहे हैं, क्या रूप दे रहे हैं, ज़रा देखिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा, ये तो मजलिस शूरा नहीं था जो ज़ियाउल हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज़ बन गई है। मजलिस शूरा जो कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में बनी थी, शूरा के नाम से उसे कहा जाता था। शेर अफजल मरवत भी खबरों में है, जहाँ वो सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो इत्तेहाद था उसके ऊपर अपनी 2 बड़ी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं। वहाँ जो मेल मुलाकातें उनकी अपनी हैं या अली अमीन गंडापुर साहब की हैं, उस हवाले से एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं या एतराज़ कर रहे हैं उन वर्कर्स के ऊपर। वो क्या देखिए। इस तरह के हमारे वर्कर हमारे बाप बनना शुरू हो जाए कि किसके साथ मैं बैठूं, किसके साथ न बैठूं। मुझे इल्म है, मुझे पता है मेरी हदूद क्या है, मेरी लिमिटेशन क्या है, लेकिन इस तरह ये सियासत तो नहीं हुई। ये तो आप हमें कह रहे हैं कि आपकी उंगली हम पकड़ेंगे और इसी तरह चलेंगे। मेरी मौजूदगी में कोई खान साहब, उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई हर्जा सराई करेगा, फिर आप उस वक़्त देखें कि फिर मैं अपने अमल से क्या साबित करता हूँ। तीनों बड़ी जमातों के साथ डायरेक्ट लाइन पर बात होगी। मोहतरमा आज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं। काजी अहमद अकबर साहब तहरीक इंसाफ की वोकल आवाज़ हैं, उनको हमने ज़हमत दे रखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब को ज़हमत दे रखी है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया डायरेक्ट लाइन में खुशामदीद। अज़मा जी, आपको पहले प्रोग्राम में आप आई हैं, उस खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बड़ी अहम जिम्मेदारी भी आपको मिली है। ये सबसे पहले तो ये वाजे कर दें कि ये क्या कहानी है हेलीकॉप्टर्स के मंसूब जो मरीम साहबा ने कहा कि शायद वो इमरजेंसी के लिए दे देंगी या राइवेंट से उसका इस्तेमाल करेंगी ताकि ट्रैफिक को मुतासिर ना हो। और फिर जो मर्सिडीज़ के टायर और पोशिश चेंज होनी थी, मैं सोचा आपसे ज़रा सरकारी मौक़िफ़ ले लूँ इससे पहले कि बाकी पैनलिस्ट तनकीद करें आप पे। बहुत शुक्रिया जामी साहब। पहले तो बात यह है हमारे मुल्क में रिवाज हो गया है कि जो भी जिसका दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे लिख देता है, उसको आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लिया जाता है और फिर कुत्ता कान ले गया वाली जो मुहावरा है उसके ऊपर अमल दरामद होता है। और यही हरकत जो है वो उस पार्टी ने की जिसका जो सरबराह है
वो कभी जमीन पे तो चला ही नहीं था, और अगर चलता था तो अकड़ के चलता होता था। वो जो जहाज से नीचे नहीं उतरे वो आज दूसरों को बातें कर रहे हैं। एक तो ये हेलीकॉप्टर वाली खबर बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। चीफ मिनिस्टर पंजाब तो किसी किस्म का ना प्रोटोकॉल लेती हैं, ना उनके लिए ट्रैफिक रुकता है, ना उन्होंने किसी किस्म की जो है वो, बल्कि सख्ती से उनकी हिदायत है कि किसी भी तौर पर वो, बल्कि घंटा सवा घंटा उनको लगता है अपने घर से दफ्तर पहुंचने में, वो उसको जो है वो ऐसे ही इस्तेमाल करती हैं। 2 दिन पहले उनको सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर कहा गया कि आपका निकलने का और आप एक रूट इस्तेमाल करती हैं तो एक दिन जो है इसको ब्रीच किया जाए, इसको जो है वो इस रूटीन को तोड़े और आप जो है वो आज बाय रोड सफर ना करें। और सिक्योरिटी के हवाले से जाहिर है जो सिक्योरिटी एसओपीज हैं वो फॉलो करने चाहिए, करने पड़ते हैं, और वो एक दिन के लिए जो है वो इस एक्सरसाइज को जो है वो किया गया। लेकिन जो मरीजों को देने वाला जहाज देने वाली बात है वो ऑलरेडी बाकायदा तौर पर उन्होंने एक जो एयर एम्बुलेंस जो वो लाने जा रही है इंशाल्लाह पंजाब के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने बात कर। लेकिन ये तो बुज़दार साहब का प्रोजेक्ट था अज़मा जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये तो आई थिंक उनके दौर में बातें हो रही थी कि एयर एम्बुलेंस अरेंज नहीं, दिस इज रॉन्ग जी, दिस इज रॉन्ग। ये परवेज इलाही साहब ने भी शुरू किया था अपने दौर में, और उन्होंने भी सिर्फ वादा किया था और दावा किया था कि वो लेके आएंगे, वो नहीं ला सके। बुज़दार साहब ने भी कहा वो लाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहती, लेकिन आपको एयर एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहब के दौर में ही पंजाब के, चले मंसूबा तो उनका था ना, अच्छा मंसूबा था, इसलिए आपने ऑप्ट कर लिया। नहीं, वो तो कर ही नहीं सके ना जी, ऑफ करने की तो बात ही नहीं आई। पंजाब के लोगों की जरूरत है कि उनको एयर एम्बुलेंस जो है वो मुहैया की जाए, बिकॉज दूर दराज अब काजी साहब बेचैन हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जी आप मर्सिडीज वाला उकदा भी खोले ना। ऐसी कौन सी आफत पड़ गई, जरूरत पड़ गई कि उसके टायर और उसकी पोशिश एक रंग की करवानी है? आपने मुझसे काउंटर सवाल करने शुरू कर दिए तो मुझे जाहिर है उसका जवाब देना पड़ा। टायरों पे भी आ जाते हैं, ये वही टायर हैं जो परवेज इलाही और बुज़दार साहब अपने दौर में 23.4 बिलियन के ऊपर जो है उन्होंने भी अपने दौर के अंदर ये टायर तब्दील किए थे। आर्मर्ड गाड़ी है, और आर्मर्ड गाड़ी जो है उसके कुछ जाहिर है, और ये पुरानी गाड़ी है बाय द वे, और मरियम नवाज शरीफ साहबा के सफर करने के दौरान एक दफा इसका टायर ब्रस्ट भी हुआ है। ये मैं अब चूंकि बता चुकी हूँ ऑन एयर, तो मैं आपको भी बता देती हूँ कि उसके ऊपर जो है ये जाहिर है इसके टायर बदलवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ना हम कोई नई गाड़ियां लेने जा रहे हैं, ना हमें जो है वो प्रोटोकॉलों का शौक है। ये भी गाड़ी के लिए मरियम नवाज शरीफ साहबा को कन्विंस किया गया, और उन्हें कहा गया कि ये एक खाली सिर्फ एक गाड़ी है सरकारी जो वो इस्तेमाल कर रही है। ना उन्होंने कोई घर लिया है, ना वो तनख्वाह ले रही है, ना वो किसी किस्म के कोई पर्क्स प्रिविलेजेस ले रही हैं। और ये गाड़ी भी सिक्योरिटी की वजह से, बिकॉज ये सिक्योर्ड गाड़ी है, ये इसको चीफ मिनिस्टर को इस्तेमाल करना जरूरी है, सो इसलिए वो गाड़ी इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है। और ये तमाम जो है अपने अदवार में ये होती रही है, ये स्टैंडर्ड एसओपी है, ये नहीं है कि ये कभी नहीं हुआ, हम करने जा रहे हैं। परवेज इलाही के दौर में 4 अक्टूबर 2022 को ये जो है इसके लास्ट टाइम टायर चेंज किए गए थे, और उस वक्त 23.4 बिलियन के जो है वो इसके ऊपर कॉस्ट आई थी। जस्टिफाई से कर दिया। अब मैं कादिर साहब के पास जा रहा हूँ, हालांकि कादिर साहब से मैंने उनका मौके पे लेना। कादिर साहब मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा आपका ऑडियो और वीडियो हम सीक्वेंस दुरुस्त कर। जी आप कुछ कह रही हैं? गाड़ियां मेंटेन करते हैं ना, और गाड़ी को मेंटेन करना वो उसकी एक जरूरत है, वो कोई जो है वो अयाशी नहीं है, वो कोई फजूल खर्ची नहीं है। गाड़ी को या तो फिर वो जो है वो करोड़ों रुपए की गाड़ी है उसको कंडम करके फेंक देते हैं, और फिर कहते हैं चलो जी नवी गाड़ी ले आओ, हम टायर नहीं बदलते, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा कादिर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं कादिर साहब से रब्ता करना चाह रहा था क्योंकि जो उज़मा साहिबा ने जवाब दिया उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे मेरी लाइन कनेक्ट हुई है। ऑर्डिनेंस का इजरा, उस पर खुर्शीद शाह साहब के तहफ़्फ़ुज़ात आपने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, लेकिन फिर हक में भी वोट दे दिया। चेयरमैन इरसा लगा, उस पर भी तनकीद, वो वज़ीर-ए-आज़म को फैसला वापस लेना पड़ गया। तो ऐसा कैसे चलेगा फिर? अच्छा आप बता दें कि फिर इस तरह किस तरह चला है? मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे चलाना चाह रहे हैं। आया जी आप हमारी जगह पे बैठ के सोचे, अगर एक ऑर्डिनेंस आया है और निगरान हुकूमत के वक्त के और बग़ैर किसी वजाहत के कि इसको हमने कहाँ तक चलाना है, क्योंकि आपको पता है माजी में भी ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस चलते रहे और एक्सटेंड होते रहे, तो ये इन एक खदशात ज़ाहिर किए हमारे नवीद कमर साहब से। और फिर जो आप कह रहे कि आपने हिमायत कैसे कर ली है, तो फिर जब वजाहत आ गई है वज़ीर कानून की तरफ से, तो उसके बाद यकीनन हम हुकूमत की इत्यादी है। आपका क्या ख्याल है कि हम इत्यादी हो तो हम कुछ भी ना बोले, खामोश बैठे,
फिर आप भी तनकीद करेंगे कि आप लोगों ने तो ऐसी हाँ में हाँ मिला देते हो। तो यकीनन हमारा काम है कोई ऐसी चीज़ हो जो हुकूमत को हमने मशावरत देनी हो, एडवाइस करनी हो, या उस हवाले से उनको सीधे रास्ते पे लाना हो, ये तो हमारे उसमें फ़र्ज में आता है। और फिर आप कहेंगे अब खामोश बैठ के आप तालियां बजाते हो, तो यकीनन यानी मैं ये समझाऊं कादिर साहब कि आप ये कह रहे हैं, हमने हिमायत कर दी है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं ये समझाऊं, शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपको इन ऑर्डिनेंस के इजरा और इसकी मुद्दत क्या होगी, कब तक ये चलेंगे, उस बाबत एतमाद में पहले नहीं लिया गया, बाद में वजाहत दी गई है। एक ये बात भी है, और दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी पार्टी अगर साथ है तो वजीर कानून के साथ हमारे पुरानी भी एक अच्छा रिश्ता रहा है, और बड़े पोलाइट आदमी है, मैं पर्सनली भी उसको जानता हूँ अच्छी तरह। तो अगर वो एक आध मिनट के लिए एक दिन पहले बताती कि कल हम ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, और चूंकि उसकी वजाहत ये है कि ये निगरान हुकूमत के है और अभी फौरी तौर पे कानून साजी नहीं हो सकती है, लिहाजा हम इस ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड करके और बाद में कानून साजी करेंगे, तो कितना अच्छा होता। इसमें कबात क्या है? ये जो इतना आप हेडलाइन बन गया टॉक शो का, तो वो नहीं बनता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आंदा भी इस तरह, अगर ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर खुर्शीद शाह साहब ने ये भी साथ कहा, ये बात आप खा गए कि उन्होंने ये कहा कि आप 2013 से लेके फिर 2022 तक जो ना आप ऑर्डिनेंस निकाले मुख्तलिफ हुकूमतों की, तो किसकी दौर में ऑर्डिनेंस ज्यादा है? जो पीटीआई वाले शोर कर रहे थे तो सबसे ज्यादा तो इनकी दौर में ऑर्डिनेंस आए। तो ये भी साथ का, ये भी कहा करो ना मेरे भाई। बिल्कुल ठीक, ये ऑन रिकॉर्ड आ गया, ऐसा ही है, उनके दौर में ज्यादा ऑर्डिनेंसेज आए थे। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, लेकिन काजी साहब बेचैन है। काजी साहब ये देखें ना, उन्होंने तो वजाहत कर दी कि इत्तेहादी हैं, क्या सूरत हाल थी, लेकिन जो पीटीआई ने मोहतरमा मरियम साहबा के हेलीकॉप्टर से लेके उनकी मर्सिडीज़ के हवाले से सोशल मीडिया पे एक शोर मचा रखा था, उसका जवाब आपने सुन लिया? तसल्ली है अब आपको? जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब देखें, पहले तो हेलीकॉप्टर और मर्सिडीज़ पे आने से पहले जो बड़ी ज़रूरी और बड़ी अहम बात है, जिस तरीके से आज कौमी असेंबली में ऑर्डिनेंसेस दिए गए, इसी तरीके से पंजाब असेंबली में भी आज 6 ऑर्डिनेंसेस दिए गए। और एक जब से हम असेंबली में आए, हम एक बड़ा एक मुनफरिद सन का तरीका वारदात देख रहे हैं। तरीका वारदात ये है कि रात को 8-9 बजे के बाद अचानक एक नोटिफिकेशन किया जाता है कि जी सुबह सेशन है और उसके लिए आप सबने पहुंचना है। अब एमपीए हजरात या एमएनए हजरात दूर दूर बैठे होते हैं अपने हलकों में, उनके लिए पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। फिर जब आप ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं तो आप कम से कम 2-3 दिन पहले उनके बारे में बताएं, ताकि ऑपोजिशन भी तैयारी करे, गवर्नमेंट भी तैयारी करे। देखिए ना, सवाल सबसे अहम ये है कि आज जो पंजाब असेंबली में ऑर्डिनेंसेस आए या नेशनल असेंबली में आए, क्या जो ट्रेजरी बेंचेस थे उनकी तैयारी थी? उनको मालूम था कि ये किस हवाले से ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं? किसी को कुछ पता नहीं था। और जो पीपल्स पार्टी ने पहले इनकार किया और बाद में, ये बिल्कुल वही मिसाल है कि खीर खाने के लिए हम तैयार हैं, दूध कहां से आया, दूध की क्वालिटी क्या है, ये हमें पता नहीं है। ये सिर्फ फायदा उठाने के लिए पहले इनकार किया, पहले अच्छे बने, फिर उसके बाद इकरार कर दिया कि जी हमने गवर्नमेंट के और असेंबली के बिजनेस को भी चलाना है। मैं समझता हूं कि ये इस तरीके से रात के अंधेरों में सेशंस कॉल करके, रात के अंधेरों में इजलास बुला के, शॉर्ट नोटिस के ऊपर बगैर तैयारी के, ये इस तरीके से हाउस के बिजनेस नहीं चलाए जा सकते जिस तरह ये लोग एक वारदात डाल रहे हैं। और वारदात डालने की इनकी आदत बन चुकी हुई है। ये वारदात मैं ये ऑर्डिनेंस के हवाले से मजीद भी बात करूंगा, लेकिन अवाम को ज़ाहिर बात इसके बारे में मजीद इत्तला देनी चाहिए। लेकिन ये जो आपका मर्सिडीज़ और हेलीकॉप्टर के ऊपर शोर शराबा था, उस पर तो तसल्ली होगी ना, वज़ीर इत्तलात ने जवाब आपको दिया है। देखिए, मैं बड़ी एहतराम बहन है, मेरी कलीग है हाउस में, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, सवाल ये है कि आज जो गलत हो रहा है वो कल सही था, या कल जो गलत हुआ था वो आज सही है। इंपॉर्टेंट है रवैया बदलने की जरूरत है। ये कहना कि जी आप चोर हैं तो नहीं, ये नहीं कहना कि हम चोर नहीं, ये कहना कि हमसे पहले वाले हमसे बड़े चोर थे। इस रवैये को जामी साहब जब तक तब्दील नहीं करेंगे, यहाँ पे किसी किस्म की सिस्टम में तब्दीली नहीं आ सकती। हेलीकॉप्टर अगर खान साहब ने इस्तेमाल किया, उस टाइम उनके क्या रीजंस थी, सिक्योरिटी की क्या रीजंस थी, यही तो रीजन वो जस्टिफाई कर रहे हैं ना। ये तो हर दौर में चाहिए होगी, मुल्क को खतरात दरपेश हैं, दहशतगर्दी का नासूर रहता है, कौमी क़यादत है, जो भी वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनेगा ऑब्वियसली सिक्योरिटी मेजर तो लेने पड़ेंगे। अमन अमान की सूरत हाल उस तरह से बेहतर नहीं है कि रहनुमा ऐसे बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी बुलेट प्रूफ के जा सकें, या जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी इसी बात से एग्री कर रहा हूं कि सियाको सबाक में बात को देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये जो इन्होंने फरमाया ना कि कोई प्रोटोकॉल नहीं लेती, एक दिन लाहौर में मैं इनके प्रोटोकॉल में फंसा रहा हूँ, पूरा 1.25 घंटा मुझे लगा है, सिर्फ इस वजह से कि पूरी एक साइड ऑफ द रोड बंद की गई थी बिकॉज चीफ मिनिस्टर साहिबा ट्रेवल कर रही थी। और मैंने खुद
मैंने खुद, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 14 गाड़ियां मैंने गिनी है। इसलिए देखिए, कौम के साथ झूठ ना बोले। यहाँ तो 50-100 काफिलों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले होते हैं, 14 गाड़ियां क्या होती हैं काजी साहब? कादिर साहब, अब आप मुझे बताएं ना दयानतदारी से, जिस तरह के माहौल है, जो हालात हैं पाकिस्तान के, खदशात हैं क़यादत को, हर सूबे में, वफाक में भी, तमाम आला क़यादत को क्या प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ना दी जाए? जी बिल्कुल दी जाए, इस वजह से कि सिक्योरिटी के जो खदशात है और ख़ास तौर पे हमने अपनी कायद बेनज़ीर भुट्टो को खोया है। बिल्कुल, तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी पार्टी के लीडर जो है ना उसके साथ कोई हादसा हो, चाहे इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो या मरियम बीबी हो। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है और होना चाहिए। और ये सरकारी प्रोटोकॉल होता है, इस वजह से शोबाजी के लिए नहीं होता है, बल्कि इसके लिए होता है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी जान को जो ख़तरा अल्लाह ना करे, उसके लिए होती है सारी चीज़ें। दूसरी बात, जो काजी साहब खीर और दूध की बेतुका वाला मिसाल दे रहा था, और ये ज़रा इनको ये नहीं पता है कि कानून साजी क्या होती है, उनको ये नहीं पता कि असम्बली में किस तरह रवैया रखना है। आज जब गज़ा के ऊपर हमारी मेंबर शाजिया बरी साहबा ने पेश किए है करारदाद, उसको नो कर रहा है। फिर स्पीकर साहब ने बोला कि भाई दोबारा कर ले, फिर दोबारा करे। यानी आप इनको ये देख लें कि गज़ा के ऊपर जो बस फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है वो उनको परवाह नहीं है, और वो तहरीक की भी मुखालफत कर रहा है। और अपनी अगर चोरी चकारी में कोई केस हो गया तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। और दूसरी बात ये, इससे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जहाँ 44 साल बाद इंसाफ मिला था, बजाय पीटीआई के दोस्तों के या सुन्नी तहरीक के मेंबरान को ये चाहिए था कि उसको अप्रिशिएट करते, और इस वजह से ना अप्रिशिएट करते कि हमारी कायद को इंसाफ मिला है, बल्कि इस वजह से अप्रिशिएट करते कि उनकी कायद जो है ना वो भी उसमें है, प्रॉब्लम में है। तो अल्लाह ना करे कि उनको कई 44 साल बाद इंसाफ न मिले। और इस सिस्टम को हमने बेहतर करने की कोशिश करनी है। हमने ये जो कानून साजी है या हमारी अदलिया जो दुनिया में 139 नंबर पर है, इनको बेहतर करने की हमें एक दूसरे का साथ करना है। इस तरह तो नहीं करना है कि घर से ना करके और गजा की तहरीक को भी ना करना है। तो ये वाला रवैया जो है ना वो सुन्नी तहरीक, ये बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ा अहम एतराज़ है जो काजी साहब के सामने मैं रखूंगा। अज़मा बीबी आई हैं। अज़मा जी, ये काजी साहब कह रहे हैं कि रात की तारीकी में आप ऑर्डिनेंसेस पास कर रहे हैं, बगैर बताए लेजिस्लेटर्स को, अपोजिशन को ऑन बोर्ड किए बगैर चोरी आप ये सारा कुछ कर रहे हैं ताकि वो बहस का हिस्सा ना बन सकें। ऐसे तो हाउस नहीं चलते। मैं सॉरी, मैं नहीं सुन सकी, और मेरी ये भी माजरत है कि मैं काजी साहब को पहले से नहीं जानती, तो मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने अभी मुझसे मेरी गैर मौजूदगी में क्या बात की होगी। लेकिन अगर तो वही पीटीआई वाली लाइन फॉलो की होगी तो जाहिर है वो एक रटा रटाया इनका सवाल और जवाब होगा, उसका मैं जवाब दे सकती हूँ। लेकिन मुझे ये भी मेरी थोड़ी मालूमात में कमी है कि शायद काजी साहब गालिबन पहली दफा अगर तशरीफ लाए हैं हाउस के अंदर, पिछली दफा तो नहीं थे मेरा ख्याल है, और इनको याद भी नहीं होगा कि इनके दौर के अंदर जो है वो खुद इनकी हुकूमत के अंदर, ये तो देखे ना, ये है निगरान हुकूमत के दौरान जो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किए गए, जिनके ऊपर कानून बनाने के लिए स्पेसिफिक वैसे ही मैं आपको अर्ज कर दूं, आप तीनों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 63 ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो जारी हुए थे, 6 सदारती ऑर्डर्स थे और 47 स्पेशल एक्ट्स थे जो जारी किए गए थे। काजी साहब, ये आपकी तलाक के लिए जो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन उनका एतराज ये भी है। जी आप दीजिए जवाब, मैं पहले अज़मा साहब की बात कर दिया। और ये वो हुकूमत है कि जिन्होंने कम से कम ये तो ऑर्डिनेंस इनके सामने आया है, हम जब ऑपोजिशन में थे, जब हमने परवेज लाई को भुगता है, या जब एज ए चीफ मिनिस्टर भी, एज ए स्पीकर भी, हमें तो हमारी जो दी हुई जो इज्जत होता था, हमें तो उसका भी पता नहीं चलता था, वो भी सीधा डस्टबिन में चला जाता था। और वो कह रहे हैं अब आप भी वही कर रही हैं। नो, हम बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल बहुत फर्क है। पहले तो वैसा ही फर्क है जैसे सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में होता है। बराए मेहरबानी, जो मुझे नहीं पता काजी साहब ने मुझसे मेरी गैर मौजूदगी में क्या कहा, नहीं उन्होंने तो एक और शिकवा किया है, वो कहते हैं जी कि आपका ये दावा कि वो प्रोटोकॉल नहीं लेती, मैं उनकी बात पूरी कर दूं ना, जो आप प्रोटोकॉल नहीं लेती सीएम साहबा, वो गलत है। वो कहते हैं मैं खुद फंसा रहा हूँ वहां पे 1.5 घंटा, मॉल रोड पे प्रॉब्लम भी काजी साहब कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं खुद ही जवाब देंगे, लेकिन इसका भी शिकवा जी, जो सेशन की एक्विजिशन की जाती है उसके हवाले से। अच्छा देखिए, मैं अब भाई को, मतलब मैं अब सरेआम क्या ही चैलेंज करूं या क्या ही कहूं, लेकिन ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की। मैं ये इसको बहुत सारी वीडियोस मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है
जिसके ऊपर कोई प्रोटोकॉल उनके साथ नहीं होता। मैंने जैसे कहा प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी में फर्क होता है। भाई प्रोटोकॉल वो नहीं लेती, एक मिनिमम सिक्योरिटी उनको देना मजबूरी है जो देनी चाहिए। उसके लिए भी हमें उनको कन्विंस करना पड़ता है कि खुदा का वास्ता है सिक्योरिटी ब्रीच ना करें, लेकिन वो घुस जाती हैं, वो चली जाती हैं, अस्पतालों में भी चली जाती हैं, बाजारों में भी निकल जाती हैं, गली मोहल्लों में भी चली जाती हैं। ये उनका एक स्टाइल है जो वो जो आदम बेजार लोग थे जो नहीं निकलते लोगों के बीच में, उनको नहीं पता, लेकिन वो ऐसी ही हैं, वो लोगों के बीच में रहना पसंद करती हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैंने कहा कि जो टायरों में भाई और रवैयों में फर्क होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि रवैया और टायर बदल जो है वो बदलने पता में नहीं अब ये कोई क्या मैकेनिक ही बेहतर कहने बता की सकता है। कोशिश अब की हम तो सियासत की बात ही कर सकते हैं कि टायरों में और रवैयों में क्या फर्क होता है। ये देखिए, हम तो वो लोग हैं जामी साहब, हम तो वो लोग हैं जो इमरान खान साहब जाते हुए जो है वो अपने लिए माशाल्लाह एक सरकारी गाड़ी बुलेट प्रूफ जो है मर्सिडीज वो अपने नाम करवा के गए थे, बकायदा खत लिखकर उसकी मंजूरी जो है वो 16 महीने की हुकूमत में हमने दी थी, और उन्होंने वो बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अपने पास ली थी, और हम तो उनको वहां पर भी जेल के अंदर भी सिक्योरिटी दे रहे हैं, बल्कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं आप तो उनको, उनकी जान के सिक्योरिटी देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप उन्हें किसी से मिलने ही नहीं दे रहे, पाबंदी लगा रही है आपकी सरकार, वजारत दाखिला पंजाब की। ये काहे का डर है आपको? चेक तो कर लो। अब तो ये उनका खुद जी काई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे उनके जवाब में, वो आपको चैलेंज कर रही हैं कि प्रोटोकॉल वो नहीं ले रही। एक चीज ऑन रिकॉर्ड सेट करना चाहता हूँ, 2008 से लेकर और 2022 तक अगर आप एवरेज आउट करें तो 17 to 20 ऑर्डिनेंसेस हर गवर्नमेंट ने पेश किए हैं, और इसी तरह अगर वही एवरेज काउंट करें तो हमारे भी 60 प्लस ऑर्डिनेंसेस बनते हैं। जब हंग पार्लियामेंट आएगी, जब तक आप ओपन खुली मेजॉरिटी नहीं देंगे एक पार्टी को, तो ऑर्डिनेंस के ऊपर तो फिर आप तनकीद ना करें, इस मुद्दे पे तनकीद ना करें जब आपके अपने दौर में रिकॉर्ड ऑर्डिनेंसेस जारी हुए हैं, बात किसी और मुद्दे पे ले जाएं। फिर मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि 2008 से लेकर और 2021 तक कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज नहीं ऑर्डिनेंसेस के हवाले से, लेकिन मैं समझता हूं कि इस चीज को डिसकंटिन्यू होना चाहिए, और इसको डिसकंटिन्यू होने के लिए जरूरी है कि अब तो हाउसेज इन बिजनेस हैं, अब आप एक्ट्स लेकर आए, अब आप कानून लेकर आए, कानून साजी करें, उसमें लोगों को इंडल्ज करें, आपस में उस पर डिस्कशंस करें, और उसके बाद आप उनको कानून की शक्ल देकर और पब्लिक के राय आमा के लिए उसको आगे लेकर आए। अब ये वक्त जरूरी है। अब इस हालात में भी अगर हमने ऑर्डिनेंस पे ही चलना है तो इस तरह के तो फिर सिस्टम नहीं चल सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो उस्मा बीबी बात कर रही थी कि मैं बिल्कुल पहली दफा आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लास्ट टाइम भी बड़े छोटे से मार्जिन से इलेक्शन लूज किया था, इस दफा मैं इलेक्ट होकर आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बड़ी लीड के साथ इलेक्ट होकर आया हूं, और अपने जिले में सबसे बड़ी लीड मैंने ली है। आपके यहाँ धांधली तो नहीं हुई? आपके यहाँ धांधली तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, कोशिश तो इनकी पूरी थी, लेकिन वो लीड इतनी कादिर साहब भी गवाही दे रहे हैं, कादिर साहब आप भी गवाही दे रहे हैं गालिबन। बिल्कुल नहीं हुई नहीं, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन कराया। मैं भी दे रही हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत देखें कादिर साहब, ये पहला मौका है कि अपना काई साहब के कादिर साहब भी गवाही दे रहे हैं और अजमा साहबा दोनों आपकी गवाही दे रहे हैं कि आपके हल्के में धांधली नहीं हुई। कैसी अजब आपके लिए दोनों मेरे सीनियर्स हैं जी, मैं इनसे सीखता हूँ, रोज इनको देखता हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखने का मिलता है। उस्मा बीबी के साथ पहला शो है, कादिर मंदोखेल साहब के साथ जब मैं पंजाब गवर्नमेंट में स्पोक्स पर्सन था को 8-10 महीने के लिए, तो मैंने 3-4 प्रोग्राम्स किए थे उस टाइम पे भी, और मुझे इनसे भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। अब मैं जामी साहब एक चीज यहाँ पे काइंडली ऐड करना चाहता हूँ कि असल सवाल ये है, असल जो सवाल है कि ये कहती है कि वो गलियों में निकल जाती है, मोहल्लों में निकल जाती है, निकलना चाहिए, अवामी लीडर्स को निकलना चाहिए, एक बड़ा काम नहीं कर रही, लेकिन ड्रामा क्वीन बनने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या बात आपने कर दी, इसमें ड्रामा क्वीन कहां से आ गया? अगर आपका वजीर आजम जाए और सराइकी में बात करे, अगर बुजदार साहब बाहर निकल के सराइकी में बात करें तो बल्ले बल्ले क्या लीडर है, और अगर मोहतरमा निकल रही है तो आप कह रहे हैं ड्रामा है। आप रात के अंधेरों में जाएं, जाके देखें कि जो आटा आप लोग तकसीम कर रहे हैं उसमें आटा नहीं है, उसमें चोखर निकल रही है। जो पैकेजेस आप दे रही हैं उन लोगों को दे रही हैं जिनके नाम पे 200 कनाल जमीन है। आए मेरे हल्के में, मैं आपको बताता हूँ, कम से कम मैं आपको 50 इंसिडेंसेस ऐसे बता सकता हूँ, मैंने उनकी लिस्ट बनाई हुई है कि जिनकी अपने नाम पर 100 से ज्यादा कनाल जमीन है और उनको ये पैकेजेस मिल रहे हैं। अजमा साहिबा, ये बड़ा संगीन इल्जाम है, ये बड़ा संजीदा इल्जाम है जो उनके पास एविडेंस भी है काजी साहब के पास। देखिए बिल्कुल, मैं पहले तो अच्छा खासा काजी साहब एक बहुत अच्छे मुहज़्ज़ब पार्लियामेंटेरियन की तरह बात करते करते फिर उनकी जबान फिसल गई और वो टाइगर बन गए, और उन्होंने जो है वो जो टर्म इस्तेमाल की, इस टर्म का मैं बहुत सख्त जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ मुझे
एक ब्रेक ले लेते हैं। अजमा साहब से रब्ता भी नहीं हो रहा। कादर मंदोखेल साहब से मैंने बात करनी है बिलखुसूस जो आगे हुकूमत का तरीका होगा, मुफाहमत की जो बात की जा रही है। गंडापुर साहब आए हैं, शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं। अब नज़रें सारी जरदारी साहब पे हैं क्योंकि ही इज़ ऑलवेज़ नोन कि मुफाहमत की कुराह निकालते हैं, चाहे मुक़्तदरा हो, नून लीग हो, PTI हो या आवाम हो, उनकी नज़रें जरदारी साहब और प्रेसिडेंसी के ऊपर हैं। कादिर साहब एक अरसे से इस मामले पे इज़हार ख्याल भी करते आ रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रैक लाइन में खुशामदीद। 2-3 अहम मौज़ूआत मज़ीद रह गए मेहमानों के सामने रखने के लिए। एक तो जो IMF के सामने शहबाज गिल और दीगर PTI से मुंसलिक लोगों ने एहतजाज किया, उसका क्या पैगाम है? क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं PTI से कैसे जस्टिफाई करती है? क्या PTI की मरकज़ी क़यादत ख़ुद को इस अमल से अलहदा करेगी या इसको जस्टिफाई करेगी? फिर दूसरा, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस्लामोफोबिया पर UN की जो जानिब से 15 मार्च को दिन मनाया गया, साबिक़ PM के हक़ में तहरीक लाने की कोशिश की तो उसे पंजाब असम्बली में हुकूमत ने उसे मुस्तरद किया। ये दोनों वाक़यात क्या पैगाम देते हैं? और इस बीच में ये जो शहबाज गिल साहब का मैं जिक्र कर रहा था, अफ्तारी का वक्त भी है, IMF के ऑफिस के सामने ये उनकी क़यादत में PTI के लोग बैठे हैं। ये वही IMF है जिसको जब ख़त लिखा गया था तो उन्होंने जवाबन ये कहा था कि ये हमारा मैंडेट नहीं है कि पॉलिटिकल जो आपका एरिना है उसमें हम इंटरफेयर करें। हमारा मामला किसी मुल्क की माशी मसाइल को डील करना है। अगर तो ये जमहूरी इक़दार, गैर जमहूरी इक़दार, धांधली यही सब कुछ IMF का फोटे होता तो फिर मिस्र जिसको $8 बिलियन दिए जा चुके हैं, जहाँ पे इलेक्शन का दूर दूर तक निशान नहीं है, वहाँ वो डॉलर्स ना दिए जाते। तो PTI इस सब की आड़ में क्या करना चाह रही है, ये अहम मुद्दा है। फिर पंजाब असम्बली में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन के ऊपर मेरी इत्तलात हैं। एक कानून आने जा रहा है, उससे सहाफ़ियों में और जो डिजिटल मीडिया यूज़र्स हैं उनके यहाँ बेचैनी है। अज़मा जी, ये आप पे पास आने से पहले मैं कादिर साहब से बात करना चाह रहा था क्योंकि कादिर साहब मेरी बात पूरी नहीं हुई थी ना, मुझे जी लेट मी कंप्लीट बात पूरी कर लें। चंक में देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि जैसे मैंने कहा कि अच्छा खासा बात करते करते काजी साहब जो है उन्होंने ट्रैक पकड़ लिया, जो टिपिकल PTI ट्रैक है, जिसके ऊपर जो है वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, बहुत सारे सख्त अल्फाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खामोशी से आपकी बात वो सुन रहे हैं अब। बट मैं समझती हूँ कि काजी साहब मुझे एक सेंसिबल आदमी लगे हैं। सो मैं एक पहली दफा मैं इसको थोड़ा फुगो करना चाहती हूँ कि आई होप कि हम अच्छी डिस्कशन करें। हम ये बदतमीजी, बदजबानी की बजाय हम जो है वो इश्यूज पे बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो उन्होंने एक इश्यू रेज किया जो निगरान रमजान पैकेज के हवाले से है, पहले तो ये है कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में ऐसा कोई प्रोग्राम कभी किसी ने दिया ही नहीं, कोई दे नहीं सका, जिसके ऊपर जो है वो 64 लाख खानदानों को ये निगरान रमजान पैकेज दिया जा रहा है। और इस पर सवाल उठाने से पहले मेरे प्यारे भाई को ये याद रहना चाहिए था कि अभी अभी जो है वो 4 साल पहले इसी जिस डाटा के ऊपर ये निगरान रमजान पैकेज चुके हमारी हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहबा के ओथ लेते ही 10-12 दिन बाद जो है रमजान आना था। हमारे पास कोई और तरीकाकार नहीं था कि हम उसी फैक्ट्स को और फिगर्स को इस्तेमाल करते। तो प्यारे भाई, आप पूरा एहसास प्रोग्राम जो है वो इसी फैक्ट्स के ऊपर चला चुके हैं और आप उसके ऊपर हमेशा बड़ा क्रेडिट लेते रहे। तो मुझसे सवाल पूछने से पहले ये कह रहे हैं कि 50 उनके पास सबूत ऐसे हैं जो उन लोगों को दिए जा रहा है ये राशन जो मुस्तहिक नहीं है और उस आटे में चोकर है। नहीं, ये तो खैर बिल्कुल ही गलत बात है। जो और वो सिर्फ आटा नहीं है, मेरे प्यारे भाई को शायद ये भी पता नहीं है, उसके साथ आटे के साथ चीनी है, बेसन है, चावल है। और दीजिए काजी साहब सबूत दीजिए। आप अज़मा साहब ने तो वाज़े कर दिया उनकी पोजीशन क्या है। आप कह रहे थे आप चैलेंज कर रहे हैं। मुझे बात कंप्लीट कर लेने दो कि ये जो वो कह रहे हैं ना कि मेरे पास ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स उनके खुद की जो है वो उस एहसास प्रोग्राम के ऊपर चार्जशीट है, जिसके ऊपर ये कहते रहे हमने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बना लिया है, हमने उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिशियरीज ऐड किए हैं, हमने तो वो डाटा इस्तेमाल किया और उस डाटे में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, मैं बिल्कुल मान रही हूँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो आप नहीं कर सके काजी साहब, वो हम करने जा रहे हैं। 3 महीने के अंदर अंदर पंजाब के अंदर एक सर्वे शुरू होने जा रहा है, गुर्बत सर्वे, जिसके ऊपर अब एक घर का डाटा पंजाब के हवाले से हमारे पास अलहदा से होगा और एहसास प्रोग्राम के जो मुतासरीन हैं उनके अलावा। और इस डाटा को अब हर तरह की सब्सिडी, अच्छी बात है कि आप मुस्तहिकीन का तायुन करें और उन तक पहुंचे, ना कि वो जो लोग डिजर्व नहीं करते। अच्छी बात है। और आपने ये वाजे किया कि ये नहीं का डाटा है। काजी साहब, ये तो चार्जशीट आपके ऊपर आ गई, ये आपका डाटा वो यूज़ कर रही हैं। अगर किसी मुरब्बे वाले शख्स के पास वो जा रहा है राशन, तो वो तो डाटा तो आपका यूज़ हो रहा है। एक तो जामी साहब देखें, ये फिर एक दफ़ा रिकॉर्ड दुरुस्त कर लेते हैं कि हमने ये जो मेरी बहन गुरबत सर्वे की बात कर रही हैं, ये थर्ड पार्टी के थ्रू 2018 के एंड से लेकर हमारी गवर्नमेंट के बनने के 3 महीने बाद से लेकर
2021 तक ये सर्वे चलता रहा मुख्तलिफ फेजेस के बीच में। उसमें बाकायदा टीमें एक एक घर गई, उन्होंने वहां जाके तयन किया कि कौन से लोग हैं जो इमदाद के मुस्तहिक है, और उसी डेटा के थ्रू हमने 12-12 हज़ार रुपया फी घराना तकसीम किया, बड़ी बाइज्जत तरीके से किया, एहसास सेंटर्स के थ्रू किया, तहसील लेवल पे भी किया, टाउन लेवल पे भी किया और फिर अल्टीमेटली यूनियन काउंसिल लेवल पे भी किया। अब रह गई बात कि जो पिछले 1.5-2 साल में इस डेटा में जो मजीद लोग ऐड इन हुए या चेंजेस हुई हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो किसी ने उठानी है। मैं अगर आज अगर मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, मैं वो हाईलाइट करके, अगर मेरी बहन को चाहिए हुआ, सिंस ही इज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब, मैं इनको ये व्हाट्सएप कर दूंगा, ये उसको देखें और मेरी दरखास्त होगी कि ये हुकूमत में बैठी हुई है, अल्लाह ने इनको इज्जत दी हुई है, मैं इनको वो हाईलाइट करके व्हाट्सएप करूंगा, इनको फौरी उनके ऊपर एक्शन देना चाहिए कि उन लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं, और जो हकदार लोग हैं, अगर हमारे दौर में भी ऐसी शिकायत आती थी तो हम उसको फौरन उसका अजाला करते थे। यहाँ पे कोई अजाला करने को तैयार नहीं है। वो तैयार है अज़मा जी, अगर आपको वो लिस्ट देते हैं हाईलाइट करके और वो दुरुस्त होती है तो आप उसे फिक्स करेंगी? ये पहले ही काजी साहब ने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया। मैंने तो कहा प्यारे भाई, एक तो अपना आप भी हकायक दुरुस्त कर ले, 16 महीने में कोई एक नाम इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं हुआ। ये वही डाटा है जो आप देके गए थे हमें। चलिए आप वो लिस्ट भेजिए, मैं कादिर साहब के पास भी जाना चाह रहा हूँ। अज़मा जी, ये तो पंजाब की गुफ्तगू है, जाहिर बात उसमें भी दिलचस्पी है। मैं आता हूँ आपके पास, खता कलामी की माजरत, मैं कादिर साहब भी सीनियर है, उनकी बात सुनना चाह रहा हूँ। कादिर साहब, ये इस बीच में जो आपने देखा हुकूमत, ये नून लीग और जो अपोजिशन है पीटीआई, उसके बीच तलखियाँ किस नौयत की हैं, चाहे वो ईवान में हूँ, ईवान के बाहर हूँ, टॉक शोज़ में हूँ, वो आप देख रहे हैं। इस बीच में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का ओहदा संभालना बड़ा अहम है। मैंने जिक्र भी किया ब्रेक से पहले, मुफाहमत के लिए जाने जाते हैं। अली मीन गंडापुर साहब जो मुज़ाहमत के लिए आए थे, उन्होंने मुफाहमत का पैगाम दिया शहबाज साहब से मिलके। क्या कोई ऐसा चैनल प्रेसिडेंसी से खुल सकता है जो इस वक्त जो मुल्क सुलग रहा है, तकसीम का शिकार है, इस बीच सब जमातों को बिठाने की कोशिश हो सके, या अभी पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है? जी, आपके सवाल से एक जुमला मैं कहना चाहूँगा। जो मेरी बहन और भाई दोनों लड़ रहे थे जी, 6 महीने पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का मेरी हल्के में 9,000 के बजाय 8,000 दे रहे थे, और वज़ीर भी हमारी थी शाज़िया मरी साहिबा। वहाँ पे जब मैंने पूरा चेक किया, देखा ख़वातीन को, तो मैंने डीजी को ऑनलाइन लिया है, उसको वीडियो के ज़रिए दिखाया है, और एक नहीं 19 लोगों को मैंने पुलिस बुला के हथकड़ी लगवा के उसको अंदर कराया। तो ये आप उज़मा बीबी के ऊपर ना छोड़ दिए, ये आपके लिए अच्छा काम है। आपके डिस्ट्रिक्ट में आप अपने अफसरान की जो भी चीज़ें ये कोई मरियम नवाज साहबा या हमारे बिलावल साहब या शाज़िया मरी साहबा तकसीम नहीं कर दी। ये जो नीचे अफसरान होते हैं, ये उनकी मिली भगत होते हैं। ये तो आपके एज ए नुमाइंदा आपका फ़र्ज है, आप अपने तौर पर वहाँ इनकी डिटेल दे, कंप्लेंट बड़ा अहम नुस्खा दिया है कादिर साहब ने, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक, बड़ा हम। अच्छा, दूसरी बात आपने की है, दूसरी बात आपने मुफाहमत की बात की। यकीनन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अली अहमद गंडापुर साहब की जो तैनाती हुई है, वो सिर्फ इस बेस पे हुई है कि उसने झगड़ा करना है, उसने फसाद फैलाना है, और उसने भी ये सोचा हो कि ये शायद कोई हमारा गांव है, ये खैबर पख्तूनख्वा, और वहाँ पे जो मर्जी मैं कर दूँ, वो पर मैं हाईवे बंद कर दूंगा इस्लामाबाद और पेशावर का वगैरह, उसने ये सोचा होगा। लेकिन बाद में जब वो कुर्सी पर बैठ गए चीफ मिनिस्टर के, तो उनको पता चला कि चीफ सेक्रेटरी वफाक का नुमाइंदा होता है, IG वफाक का होता है, या वफाकी अदारे है, वफाकी अफसरान है, और या एक सिस्टम है पूरा वफाक से चल के सुबह और फिर बल्दियाती अदारों तक चलना है। तो वो फिर उसको थोड़ा सा होश आ गया कि ये क्या किया। लेकिन मैं इसको नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, एक अच्छी साइन है कि वो वज़ीर आज़म जिसके हल बर्दारी के में जाने को वो अपने जुर्म समझ रहा था, अपना आइन से गद्दारी समझ रहा था, पाकिस्तान की हल बर्दारी में वो आइन से गद्दारी समझ रहा था, मगर उसके बावजूद वो गए। तो मैं उसको सब चीजों को भूल जाता हूं, अच्छी रवायत है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक और मिसाल दे दूं, आपको याद होगा 2018 में जब RTS सिस्टम बिठा के और इनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया, तो हमने खदशात के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा, इमरान खान का दम पड़म तुम्हारे साथ है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा आइए मिसा की मईशत पे बात करते। तो जवाब क्या मिला, ये तो चोर है, ये तो डाकू है, मैं इनसे क्या बात करूं। अच्छा, जिसको ये सुबह शाम गालियां देते थे हमसे ज्यादा मौलाना साहब को, उनके साथ वो बैठ के तहरीक चला रहा है। वो तहरीक किसके खिलाफ चला रहा है, जहां बेनिफिशियरी जो है ना खुद PTI है।
मौलाना साहब को जो बलूचिस्तान में सीटें मिली है जो कभी पहले मिली नहीं थी, और वो हारे केपी में। मिसाल दूं मेरे अबाई हल्के जोब का, खुशहाल खान काकड़ का, उसका बकायदा फॉर्म 47 निकल आया, फॉर्म 45 उसके हक में रिजल्ट आया, 2 दिन बाद जाके मौलाना साहब के एमएनए को जिताया। तो ये सारी चीजें, तो वो तहरीक किसके खिलाफ चलाना चाह रही है, सिंध के खिलाफ या पंजाब के खिलाफ? बेनिफिशियरी तो पीटीआई थी पख्तूनख्वा में। तो मैं ये समझो आज भी इंशाल्लाह अब देखिए हमारा किरदार ये होगा, आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार मुफाहमत का है, लेकिन थोड़ा सा ये पहाड़ी की चोटी पे जो बैठे और वहां से गोला बारूद जो फेंक रहे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो इंशाल्लाह जरूर से आप भी चाह रहे हैं कि पहले नीचे उतरें फिर बात होगी। ठीक काजी साहब, अब ये जो गुफ्तगू की कादर साहब ने उस पर तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे आज प्रोग्राम के 2 बड़े और अहम मौजू थे। क्या आपकी पार्टी शहबाज गिल साहब जो IMF के ऑफिस के सामने कर रहे हैं उससे लाताल्लुकी करती है, या आप उसको कहते हैं जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ये, या आपकी पर्सनल ओपिनियन? देखिए, पहली तो जामी साहब बात यह है कि हम लोग पहाड़ी पे नहीं बैठे हुए, हम तो इस टाइम बिल्कुल पिसे हुए। जिस तरह मंदोखेल साहब ने कहा कि मुझे अपने मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए, हालात ये हैं कि कल मैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अपनी JIT के सामने पेश हुआ हूँ, आज मैंने ATC की अदालत में अपनी तारीख भुगती है। यहाँ पे तो अभी तक वही फस्तायत का माहौल है, यहाँ पे तो ये इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से पहले दिन असेंबली के सेशन में PTI के मेंबर्स घुसे हैं, इन लोगों ने प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे और हमें हमारे फाइल कवर्स भी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। तो इन हालात में मुझे तो समझ नहीं आती, लेकिन चले ये मुझे रास्ता मिल गया है कि मैं अज़मा बहन को भेज दूंगा, भेजिए आप उन्हें इस प्रोग्राम के तवज्जो से। बिल्कुल, मैं दूसरी बात जो आपने मुझसे IMF के बारे में बात कर रहा हूँ कि IMF ने आपके खत का जवाब भी दे दिया, कहा ये हमारा मैंडेट नहीं है। क्या आप बहैसियत पाकिस्तानी एक अवामी नुमाइंदे हैं, मुंतखब होके आए हैं, जस्टिफाई करेंगे ये जो एहतजाज IMF के ऑफिस के सामने किया गया, जो पैगाम दुनिया भर को किया, या आप इसको निगेट करेंगे, इसकी मजम्मत करेंगे? बस जामी साहब आपके लफ्जों में से लफ्ज निकालूंगा और वो ये है कि हमारा मकसद सिर्फ बड़ा सिंपल सा है। जो लेटर भी लिखा गया था वो इसी हवाले से लिखा गया था कि इलेक्शन का ऑडिट करवाएं। उसी तरीके से आज अगर हमारे कुछ लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं, हम सिर्फ दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। हम उस चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। जहां पे पाकिस्तान की बेहतरी की बात आएगी, अगर अली अमीन गंडापुर चल के वजीर आजम शहबाज शरीफ के पास अपने सूबे के हकूक की खातिर जा सकते हैं, तो हम भी अपने पाकिस्तान के हकूक की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। पहाड़ी से तो हम ऑलरेडी, हमें उतारा नहीं किया, हमें फेंक दिया गया है नीचे, लेकिन हम पाकिस्तान की खातिर, अपने अवाम की खातिर हर काम करने को तैयार है। लेकिन जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दुनिया को आपने कैसे बताना है? दुनिया को आपने बताया खत लिख के, खत लिखा ना IMF को आपने, तो IMF ने वाजे कर दिया कि उनका मैंडेट नहीं है पॉलिटिकल या इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज में बात करना, उनका मैंडेट इकोनॉमी ड्रिवन है। इजिप्ट की मिसाल आपके सामने नहीं है, वहां पे तो इलेक्शन होने का दूर दूर नामो निशान नहीं, वहां $8 बिलियन दे रहे हैं। तो दुनिया को तो आप कुछ और पैगाम दे रहे हैं, इससे तो सुबकी इसके तो सुबकी हो रही है पाकिस्तान की। और जहां तक दुनिया को बताना है, जो कांग्रेसमैन जिन्होंने आपके लिए खत लिखा, वो हियरिंग हो रही है ज़ैली कमेटी की वहां 20 मार्च को, वो तो डोनाल्ड लू बताएंगे फिर दुनिया को कि वहां क्या होता रहा। बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना, अगर हम IMF के सामने हमारे लोग ना गए होते तो आज शो पे मैं और आप ये डिस्कस ना कर रहे होते। हमारा सिर्फ प्राइम मकसद ये है कि जो मैंडेट चोरी हुआ है उसको दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान में किस नोयत की डकैती की गई है। ना धांधली हुई है, ना धांधला हुआ है, ये दिन दिहाड़े डकैती की गई है। हमारे बस में क्या है? आपने कादिर साहब, ठीक है कादिर साहब साथ रहे, मुझे अब इस पे ना कादिर साहब का भी और उस्मा साहब के मौके पे चाहिए। कादिर साहब, ये जो जस्टिफिकेशन आपने सुनी कि धांधली हुई है इसलिए हम दुनिया भर को बताएंगे, जैसे ही बताना होगा, वो जस्टिफाई कर रहे हैं सबको, इसके बावजूद कि दुनिया में सुबकी हो रही है। इज इट अ राइट अप्रोच सर? इससे पहले भी इनके 3 वजीर खजाना ने, जहां उनकी ऑडियो टेप सामने आ गई है जिसमें पंजाब के हुकूम मेरे ख्याल में मोहसिन लगारी साहब थे, उन्होंने कहा कि ये कोई मुल्क से गद्दारी या दुश्मनी ऐसे अल्फाज अदा किए। शौकत अजीज साहब की मुबैना ऑडियो, शौकत तरीन साहब ने कहा कि अगर हमारे लीडर के साथ अगर ऐसे करेंगे तो हमें क्या परवाह, यानी इनको पाकिस्तान का परवाह नहीं है, वो अपने को करेंगे। आप जो बातें कर रहे हो कि इलेक्शन हल्के खोला जाए वगैरह वगैरह, तो ये जो पाकिस्तान की अदालतें बनी है, जो आपका सबसे बेहतरीन फेवरेट अदालत थी आपकी सूबे के, आप समझ रहे थे कि शायद ये जज हमारे काबू में है, आपने वहां पिटीशन दाखिल की, वहां भी आपको रिजल्ट आ गया इलेक्शन कमीशन का। मैं तो पहले दिन से इसकी तायद करूं कि ये रिजर्व सीटें एक डमी पार्टी को मिल नहीं सकती जिसका सरबराह खुद ही आजाद लड़ाओ। तो ये सारी चीज तो कर दी है, लेकिन उसके बाद उनके लिए एक और ऑप्शन भी है।
सुप्रीम कोर्ट का, वहां सुप्रीम कोर्ट जाए, अपनी अदालतों पे एतबार करे। ये अक़वाम मुत्तहिदा, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके सामने ये जो सोशल मीडिया की जो गाली गलोच ब्रिगेड उन्होंने पाल के रखा हुआ है, तो ये इनके जरिए पाकिस्तान बदनाम होगा। PTI को कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि PTI को कुछ नहीं मिलेगा। ये इसी तनख्वाह पे इनका लीडर जेल में तारीखें भुगत रहा होगा। ये पार्लियामेंट लाजिस की मजे लूट रहे होंगे, ये कमेटी के प्रिविलेज उड़ाएंगे, ये तनख्वाहें लेते रहेंगे और 10 मिनट के लिए एहतजाज करेंगे। भाई खत्म हो गई बात। इसी पे 5 साल काम करेंगे। लिख ले मेरे बात, नोट करें अपने। ठीक है अज़मा जी, ये जहां पे उन पे हम तनकीद कर रहे हैं, वहाँ अगर इस्लामोफोबिया के ऊपर एक रेजोल्यूशन आ रही इमरान खान साहब के हक में, जो 15 मार्च को मनाया जाना था दिन, उस पर आपके ईवान उसे मुस्तरद कर दिया। मैं तो शहबाज गिल साहब पे तनकीद करना चाह रहा था। नहीं तो क्या करते वो इमरान खान जिसने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया कि आज काजी साहब भी बता रहे हैं कि वो जो है वो जाकर 9 मई के मुकदमात भुगत रहे हैं, जो पहले पाकिस्तान के ऊपर यलगार किए हुए हैं, जिसने पाकिस्तान को 1 दफा नहीं 2 दफा नहीं बेताशा दफा नुकसान पहुंचाया, और अब भी ना एतराफ करने के लिए तैयार है, ना अपने आप की तस्दीक करने के लिए तैयार है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, काजी साहब जैसे मुझे बहुत सेंसिबल आदमी लग रहे थे, लेकिन उनको जो है उनकी भी वही सोच है कि पाकिस्तान से ऊपर है इमरान खान। और अगर इमरान खान नहीं है तो वो उसने कहा हुआ था ना, खुदा न खासा मैं नहीं होगा तो इस पे बेशक 3 टुकड़े हो जाए पाकिस्तान के, उसको फर्क नहीं पड़ता। और ये हरकत तो पहली दफा तो नहीं कर रहा, ये हरकत उसने बार बार की है। वो अब ये जो IMF को जो है उसके सामने जाकर ये तमाशा लगाना, ये जानबूझकर पाकिस्तान के जो है वो उसको वो इमदाद को जो उनको पैकेज मिलना है उसको रोक रहे हैं। और ये पहले भी कर चुके हैं, ये बार बार कर रहे हैं। ये अपनी तस्दीक करना नहीं चाहते, फिर ये कहते हैं इनके साथ जो है वो नॉर्मल सलूक किया जाए। जब आप मुल्क दुश्मनी करेंगे, जब बगावत की कोशिशें करेंगे, जब आप मुल्क के अंदर जो है म्यूटनी कराने की कोशिश करेंगे, फिर आपके साथ लेकिन अगर इसके पैरेलल एक अच्छा काम हुआ है इस्लामोफोबिया के ऊपर, उन्होंने एक बड़ी मौसर आवाज उठाई थी, तो उसकी तायीद करने में हर्ज क्या था? जिसको खातमुन नबीयीन बोलना नहीं आता उसने क्या किया जी? लबो लहजे की बात नहीं होती जी, प्रोनाउंसिएशन तो किसी से भी गलती हो सकती है। आपने नियतें देखनी होती हैं। नियत ये है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ उन्होंने बात नहीं की क्या? नहीं तो वो तो सब बात करते रहे। अल-कादिर ट्रस्ट रूहानियत पे उन्होंने बनाया था, और वो भी उन्होंने जो है वो करप्शन के पैसों से बनाया। और उसके बाद वो अल-कादिर ट्रस्ट जो है उसकी भी स्टोरी अब आपके सामने है, वो किस तरह से वो 450 कनाल जमीन उनको मिली थी। तो बात ये है कि एक खामखा एक कार्ड इस्तेमाल करना कि जी वो इस्लामोफोबिया क्या लिया था इमरान खान ने इस्लामोफोबिया पे, बता तो देना क्या जो है वो इस जो उनका पूरा टेन्योर है, मैं बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, मैं उसको जानबूझकर पिन पॉइंट नहीं करी, बिकॉज उससे यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक हालात खराब होने की, हमारा काम पाकिस्तान के हालात को खराब करना नहीं है, उसको ठीक करना है। लेकिन एक इमरान खान जो बहुत सारे जराइम का जो मुर्तकब है, उस शख्स को आप कहें कि उस शख्स के लिए जो है वो हम तारीफी वहां पर जो है सनादे तकसीम करें, उनके लिए वहां पर जो है वो तकरीरें करें। और मुझे हैरत हुई, काजी साहब पता नहीं मेरी आंखें जो है वही खराब है, रोज आप इमरान खान के पोस्टर पंजाब असेंबली में लाते हैं, रोज आपने इतने बड़े बड़े प्लेकार्ड्स आपने उठाए होते हैं, आप कह रहे हैं हमें अंदर जाने नहीं देते। साहब आप तो लेके आते हैं भाई ये प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स, आप कह रहे हैं फाइलें नहीं आने दी अंदर। नहीं जामी साहब, मैंने पहली 2 सिटिंग्स की बात की, उनके ऊपर हमें इजाजत नहीं थी। ये लोग अपने बड़े बड़े पैम्फलेट्स और ब्रोशर्स लाए हुए थे, हमें ले जाने की, प्लेकार्ड्स की इजाजत नहीं थी। हमें तो छोटी तस्वीर ले जाने की, मैंने बताया फाइल कवर ले जाने की इजाजत नहीं थी। दूसरा, जो इससे पहले IMF का जो ट्रांस मिली थी, मुझे बताएं कि उस पे क्या PTI और इमरान खान साहब ने दस्तखत नहीं किए थे? वो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किए थे। और लेकिन हमने तब भी एक ही डिमांड रखी थी कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए पाकिस्तान। तो वो क्या IMF ने करवाने हैं? नहीं, डिमांड तो हम रख सकते हैं ना जानी साहब, इलेक्शन तो हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने करवाने थे, वो तो पूरे पाकिस्तान में देख ली कि किस किस्म के इलेक्शन हुए। लेकिन क्या हमारे पास जो हमारे राइट्स हैं वो भी इस्तेमाल ना करें? और मंदोखेल साहब ने अदालतों की बात की, सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं स्पेशल चीज के हवाले से, लेकिन आप ये देखें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से एक जज तयन किया गया है जो कि प्रिंसिपल सीट लाहौर को भी देखेगा, सेंट्रल को भी देखेगा, नॉर्थ को भी देखेगा। आज मैं बैठा हिसाब लगा रहा था कि एक हल्के की तारीख अगर आज लगी है तो अगली तारीख उसकी 6 महीने बाद दोबारा लगेगी। ये तो आपका शिकवा शिकायत अपनी जगह हो सकता है, लेकिन मैं आपको कादिर साहब को, रज़मा साहिबा कुछ सुनाना चाह रहा हूँ। सुनिए आपके शिकवे शिकायत अपनी जगह जायज होंगे, बिल्कुल दुरुस्त होंगे, लेकिन ये शेर अफजल मरवत साहब कल शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कन्फेस कर रहे थे कि हमसे रिजर्व सीटों के मामले में, इत्तेहाद के मामले में 2 बड़ी गलतियां हुई हैं,
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हवाला दे रहे थे, मौलाना शरानी का हवाला दे रहे थे, MWM का हवाला दे रहे थे, और PTI के अंदर कौन लोग हैं जिन्होंने गलतियां करवाई उनकी निशानदेही कर रहे थे। ठीक हो गया। जवाब में साहिबजादा हामिद रजा साहब ने आज ट्वीट किया है कि PTI के दोस्त अपने मामला घर में ही हल करें तो बेहतर है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की थी, और अगर मैं टॉक शोज में बैठ कुछ बोल दिया तो कोई लोग शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। आपकी अपनी जो गलतियां वो सामने आ रही है, किसी और को तो आपने क्या मरूद इल्जाम ठहराना है? देखें, हमारी एक लीगल टीम थी, उसने बैठ के मुशावरत की और उसकी मुशावरत के बाद उन्होंने अपनी जो लीगल इम्प्लीकेशंस थी डिसीजंस की, चाहे वो MWM के साथ हो चाहे वो SIC के साथ हो, दोनों सूरतों में वो चेयरमैन साहब के सामने रखी गई और चेयरमैन साहब ने एक फाइनल कॉल दी। ये कोई ऐसी बात नहीं है, सियासी जिंदगियों में सियासी फैसले सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, और इंसान उन फैसलों से सीख कर आगे चलता है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, हमने अपना केस फाइट करना है उसमें। अब वक्त मेरा कम है, मैंने कादिर साहब से और अजमा बीबी से कमेंट लेना है। अजमा साहबा, ये मुझे खबर मिल रही है कि आप यहाँ पंजाब में मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई कानून लेके आना चाह रही हैं, बड़ी उस पर बेताबी पाई जा रही है। PTI ने भी अपने दौर में ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी। ये कर्व करना है आपने वॉइसेस को, या वाकई इस मैनेज को फिक्स करना है? एंड इज दिस न्यूज़ ट्रू? नहीं, मेरा सवाल आपसे, मैं आपकी राय भी जानना चाहती हूँ जामी साहब, क्या इस मुल्क में जो है वो इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के बीच में तफरीक करने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल, अब ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। बात नहीं थी लेकिन बना दी गई ना। जिसका जो दिल चाह रहा है वो शुतर बेमहार है, सोशल मीडिया के ऊपर वो लगा हुआ है। तो क्या ये बात की जरूरत है कि नहीं? कल अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जहां पर फंडामेंटल राइट्स, जहां पर ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है वो गारंटियां, यानी कानून आ रहा है, पंजाब असेंबली ये कानून मुतारिफ करवा रही है। नहीं, मैं मेरी बिल्कुल राय है, और मैं ये पार्टी के अंदर भी रखूंगी, गवर्नमेंट में अपनी कैबिनेट के बीच में भी रखूंगी कि इसकी जरूरत है, और ये जो गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी के ऊपर कोई किसी को कर्व करना, किसी की आवाज को बंद करना कतई तौर पर मद्देनजर नहीं है, लेकिन ठीक, बिल्कुल ठीक, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, बहुत ठीक। कादिर साहब, मैं कादिर साहब की राय ले लूं, क्योंकि जमहूरियत की हमेशा उन्होंने बात की। कादिर साहब, ये PTI ने भी अपने दौर में ऐसी कोशिश की थी, सहाफ़ी भी सरापे एहतजाज हुए, मुझे याद है तब हमने फवाद चौधरी साहब से बड़े लंबे लंबे सेशंस किए थे, उनसे गुजारिश करके हमने सहाफ़ियों को, वकला को बीच में डाला कि भाई इनकी बात भी सुने। आप ऐसे किसी इक़दाम की हिमायत करते हैं, या आप समझते हैं इसमें जो लोग फ़रीक़ैन हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, जर्नलिस्ट बॉडीज़ हों, लॉयर्स हों, उनको ऑन बोर्ड किए बगैर ये नहीं करना चाहिए? कादिर साहब, मंदुखेल साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, मैं जहाँ तक आवाज़ आ रही है, यकीनन हम कानून साजी की तरफ जाएंगे, और उसके अलावा मैं ये आपको कहूँगा कि इससे पहले भी 18वीं जहाँ हमारे शहीद कायद ने पाकिस्तान को एक मुतफ़क़ा आइन दिया था और फिर मुख्तलिफ मार्शलाओं ने उसको बिगाड़ दिया। 18वीं तरमीम के ज़रिए हमने अच्छी खासी उसको कानून को वापस लाया, लेकिन मज़ीद अगर बिगाड़ा तो इंशाअल्लाह हमारे पास पिछले 16 महीने थे जो हम पूरे तरह से नहीं कर सके काम, अब हमारे पास इंशाअल्लाह 5 साल है, तो इंशाअल्लाह बहुत सारे जो कवानीन है उसको सीधा करने की हम कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कादिर खेल साहब, जनाब अज़मा बुखारी साहबा, मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा, और जनाब काजी अकबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डायरेक्ट लाइन में आज के लिए इतना ही। हमारे पैनलिस्ट की आपने गुफ्तगू और राय सुनी, डायरेक्ट लाइन में उन्होंने डायरेक्ट बात की, फैसला आपने डायरेक्ट करना है कि आप किससे कितना मुतासिर हुए। इजाज़त कल तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।